नमस्कार, अभिनंदन, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीद, वड़क्कम। अगर आपको किसी माननीय के वारंट लेने हैं, किसी को गिरफ्तार कराना है, किसी माननीय राष्ट्रपति के, राज्यपाल जी के, सुप्रीम कोर्ट के 5 बार अध्यक्ष रह चुके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, सिटिंग जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अगर आपको वारंट लेने हैं तो आपके लिए पहले एक जगह थी, अब पता नहीं वहाँ पे इंसाफ हो रहा नहीं हो रहा, मेघानी नगर। और समझ गए होंगे कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात। सिर्फ आज से 18 साल पहले 40,000 रुपये में हमारे स्वर्गीय, सर्वप्रिय, सर्व विद्वान कलाम साहब के, तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे साहब के, तब के जो तब तक 5 बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे, स्वर्गीय आर.के. जैन साहब के, और एक ऑनरेबल जस्टिस बीपी सिंह के, तो वारंट लग गए हाथ हरीश साल्वे जी को। तो ये बात है 15 जनवरी 2004 के बाद की। और उन्होंने एक याचिका प्रस्तुत की, जो उस मुकदमे में मुल्जिम थे उन्हीं की कोर्ट में, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे साहब की कोर्ट में। उनके साथ 2 जजेस और थे, जस्टिस एस.बी. सिन्हा और जस्टिस S.H. कपाड़िया साहब। दे वर शॉक्ड, हिल गए कोर्ट, भूचाल आ गया जब वो PIL नंबर पे आई। हरीश साल्वे जी ने उस PIL के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की, जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था विजय शेखर द्वारा, जो जर्नलिस्ट थे। बताऊंगा उन्होंने क्यों किया था, और उसकी एक कॉपी रिकॉर्डिंग की। साथ में 15 जनवरी को कोर्ट नंबर 10 मेघानी नगर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट SDJM के यहाँ से एक बेलेबल वारंट थे, वो असल मूल उसके प्रतिलिपि, जो हमारे राष्ट्रपति तत्कालीन स्वर्गीय कलाम साहब और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे साहब, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वीपी सिंह साहब और 5 बार के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री R.के. जैन साहब को गिरफ्तार करके जमानत पे छोड़ के और 17 फरवरी 2004 को न्यायालय में उपस्थित करने के आदेश किए थे। यकीन करेंगे इस बात को आप? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? विजय शेखर जी को पता चला कि वो वहाँ पे गुजरात में, आप समझ गए, आप हंसी मत इस बात के ऊपर, कि गुजरात की अदालतों में क्या हो रहा है। आज नहीं, 2004 की बात कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो। गुजरात मॉडल हम बता रहे हैं, विशेष तौर पे गुजरात मॉडल बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है उन दिनों। विजय शेखर जी को पता चला कि आपकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोई झगड़ा है आपका, कोई लेन देन बाकी है, किसी महिला का चक्कर है, कुछ भी हो, तो आप वहाँ पे पैसे दीजिए और पैसे दे करके वहाँ पे किसी के भी वारंट करा लीजिए। मजिस्ट्रेट तो कुछ पढ़ते नहीं हैं वहाँ के, वो तुरंत ही आपके समान बिल वारंट और बगैर जमानती वारंट कर देंगे। वहाँ के तत्कालीन अध्यक्ष थे बाहर के मिस्टर, एक तो हरीश जी थे, एक नरेंद्र जी थे, एक इकबाल साहब थे। इन तीनों से मिले जा कर के नरेंद्र जी अध्यक्ष थे वहाँ के बाहर। उनसे कहा कि जी मेरी रंजिश चल रही, इनसे पैसे बाकी हैं 4 आदमियों के खिलाफ। उन्होंने नाम बताया R.के. जैन साहब का, माननीय राष्ट्रपति जी का, APJ अब्दुल कलाम साहब को, जिन्हें दुनिया जानती थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे जैसे दुनिया जानती थी, और बीपी सिंह साहब का, R.के. जैन साहब का। हो सकता है इन्हें ना जानती हो। इनके सही पते
राष्ट्रपति भवन का पता था, उसमें वीएन खरे साहब का सही पता था, आरके जैन साहब का सही पता था, बस डेजिग्नेशन नहीं लिखे थे। उन्हें 40,000 रुपये दिए। और जैसे मैंने आपसे बताया, पहले बताया कि हमारे यहाँ कानून है सिर्फ एक वादी और एक गवाह, कुछ करा लो, कुछ नहीं चाहिए अदालतों को। एक वादी एक गवाह कह दिया माना जाएगा, बेगुनाह जेल में सड़े, गुनाहगार जेल में सड़े। और कंप्लेंट केस की तो महिमा में अपार थी, अब तो थोड़ा बदल गया है। अब तो बयान 200 जो है मजिस्ट्रेट खुद लिखा करते हैं, वरना ये काम तो पेशकार लिखा करते थे। हालांकि 200 तो अभी पेशकार लिख रहे हैं, मजिस्ट्रेट नहीं लिख रहे हैं आमतौर पे, कुछ है मजिस्ट्रेट तो लिख रहे हैं। 200 आपने एक कंप्लेंट दायर की, और क्या मुकदमा क्या था एपीजे कलाम साहब पे, क्या मुकदमा था वीएन खरे साहब पे, क्या मुकदमा था, क्या कहते हैं वीपी सिंह साहब पे, और क्या मुकदमा था आरके जैन साहब पे। 406 अमानत में ख्याल से 420 भारतीय दंड संहिता। एक वादी पेश किया गया, सुरेश कुमार जेठामल ऐसे कुछ नाम था उनका, सुरेश कुमार जेठामल संगवानी शायद नाम था उनका। वो बनाम राजेंद्र कुमार आरके जैन, क्योंकि आरके जैन नाम बहुत कॉमन है। 3 अन्य पेशकार अहमद के यहाँ फाइल पेश की गई, उसे 200 लिख के पेशकार ने, हो सकता है 202 भी लिखे हों। चल दिया है वहाँ से समन, चल दिया है वहाँ से वारंट 15 फरवरी को कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और आरके जैन साहब अदालत में पेश हो 17 फरवरी के लिए। इतना ही नहीं, सालिम साहब ने एक रसीद दिखाई। हमारे यहाँ होता है तरीका, जब कोई मुल्जिम तलब होते हैं तो तलवाना दाखिल करना पड़ता है, उसे फीस कहते हैं, उसे समनिंग फीस। उसकी रसीद भी नज़ीर जो मिलती नाजिर होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वो रसीद भी दाखिल की उन्होंने मूल रूप से वहाँ पे। हिला दिया, पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला दिया, तहलका मच गया। खरे साहब उछल पड़े कोर्ट में, उन्होंने कहा क्या हो रहा है अदालतों में। उन्होंने फौरन आदेश किया रजिस्ट्रार को कि तुरंत हमको ये फाइल जब्त की जाए और भेजी जाए। लेकिन उसके बाद सरकार की आंखें खुली, क्योंकि सरकार की आंखें आमतौर पर तभी खुलती हैं जब कोई बड़ा कांड हो जाए। जब सीओ साहब के साथ 7 आदमी मार दिए जाएंगे तब बिक्रू कांड हो जाता है। जब तक हासिल से बलात्कार ना हो तब तक सरकार नहीं जागती कोई भी। जब तक कोई बड़ा कांड ना हो तब तक सरकार सोती रहती है, वैसे इसमें सोती रही। उनको अमेंड करना पड़ गया 202 CRPC, हालांकि अभी भी उसकी कोई कीमत नहीं है। 202 में पहले यह था, मैं बताता हूँ आपको 202 क्या होता है और 200 क्या होता है। जो हम लोग कंप्लेंट दाखिल करते हैं न्यायालय में फौजदारी में, वो धारा 2 में लिखी जाती है। अगर उससे कोई संज्ञेय अपराध बन रहा होता है तो 190 CRPC में 1 में शायद माननीय न्यायालय उसका संज्ञान ले लेती है। उसके बाद तुरंत, हालांकि वो प्रथा बदल चुकी है क्योंकि कानून लोग पढ़ते नहीं हैं, JTRS में पता नहीं क्या पढ़ा जाता है। उसे हमारे समय में बयान पुष्ट कहा करते थे, जो हाथ के हाथ जैसे FIR लिखते ही अदालत थाने वाले की ड्यूटी है कि वादी का सबसे पहले बयान नोट करेगा, तुरंत ही बयान पुष्ट जो हमारी कंप्लीट होती थी उसके बैक साइड में उसे कहते थे बयान पुष्ट, वो होता था औनुत वादी का, उसे कहते थे 200। और अगर उस दिन वो गवाह लेके आया कोई तो 202 में एग्जामिन करेंगे, बाद में कोई गवाह आ रहा है वादी तो 202 में एग्जामिन होते हैं। 202 वो 200 में होते हैं, सॉरी 200 में होते हैं, जिसको अब तक न्यायालय समझते नहीं कि 202 के होते हैं। जबकि जो गवाह वादी लेके आ रहा है, जो वादी साथ लेके आ रहा है, जो वादी पेश कर रहा है 200 के होते हैं। अभी भी अदालतें उन्हें 202 कहती हैं। अभी एक निर्णय में आया है, नाम नहीं लूँगा मैं, एक उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो 202 के बयान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है वो नहीं होते। अब 202 में जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है इंक्वायरी करने के लिए। जैसे एक IO एक केस में इन्वेस्टिगेशन करता है, वैसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है जो आज तक शायद किसी ने नहीं की हो। मैं दावे से कह रहा हूँ। उसमें जैसे एक 160 CRPC है, सफीना जाता है, जो आज तक किसी दरोगा ने भेजा नहीं, ना पता है किसी दरोगा को, एंटी करप्शन वालों को, किसी भी को भी, चाहे वो CBI हो, कोई 107 के आमतौर पर नहीं भेजता। गवाह अपने आप आ जाते, थाने में बयान लिख लिया जाता है या उनके घर चले जाते हैं, फर्जी काम होता है। मैंने किसी के देखा कि 160 के सफीना भेजा गया, उसमें कोई व्यक्ति
जो उस मामले से संबंधित रख सकता है, कोई जानकारी हो, चाहे मुलजिम हो, चाहे गवाह हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हो, कुछ भी हो, चाहे अली भाई का गवाह हो, वो एग्जामिन करने की ड्यूटी होती है 160 CRPC में। वैसे ही 202 में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वादी के गवाहों को छोड़ के निष्पक्ष जांच करे, ये देखे कि वो बात सही है नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बात सारी आ जाती हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट हमारी कोर्ट से अब तक दुर्भाग्यवश यही हो रहा है कि एक गवाह लिया, 2 गवाह और आए, उसे 202 मान लिया और मुलजिम तलब कर लिया। मेरा मानना ये है कि 202 में अगर मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी कर रहा है तो उसे निश्चित तौर पे विपक्ष और स्वतंत्र गवाहों को भी बुलाने की कोशिश करनी चाहिए, खुद जांच करें निष्पक्ष। और जब इस निष्कर्ष पे आ जाए कि कोई अपराध किया गया है तब 202 में 4 में तलब करें, वरना 203 में खारिज कर दें। दूसरा परिविधान इसमें यह है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर्स ये थी पहले कि वो 202 में पुलिस से जांच करा सकता है, और उसमें यह था कि अगर सेशन ट्राइबल केस है तो उसमें मजिस्ट्रेट खुद जांच करेगा और सारे गवाहों के बयान लेगा, उसके बाद कमिट करेगा। लेकिन इस जो किस्सा हुआ है 15 जनवरी 2004 को, उसके बाद सरकार की आगे खुली और अमेंड हुआ CRPC 2006 में जाकर के। उसमें यह आ गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से के बाहर की रहने वाली मुलजिम है तो उसको निश्चित तौर पे 202 में इंक्वायरी करनी पड़ेगी। 200 के बयान पे खाली गवाहों, वादी के गवाहों के द्वारा बयान दिए जाने पे तलब नहीं करेगा। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसे? वही होता है भाग का 3 पात। एक वादी का 2 गवाह, वादी के 2 गवाहों को मान लिया कि 202 है, कोई जांच नहीं करते, निष्पक्ष जांच नहीं करते बिल्कुल भी, चाहे गवाह कहीं का हो, मुलजिम कहीं का हो। अब तो क्या थोड़ा सुधर गया है, आजकल आधार कार्ड लेते हैं लोग, और आजकल अदालतों में एफिडेविट लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि एफिडेविट जाता ही जाता है, बयान भी होते हैं और साथ में आधार कार्ड भी लेते हैं। पहले कुछ नहीं था, पहले लंदन का हमने मेरठ के कई देखे हैं, एक्सपर्ट थे यहाँ पे 420 वाले। आदमी रहने वाला उड़ीसा का है, दूसरा आदमी क्या कहते हैं पंजाब का है, उसके बतावा किया, तलब किया, फैसला हुआ, पैसे लिया, जराती की। तो ऐसा ही कानून जो है इसे कहीं ना कहीं हम लोगों को बदलना पड़ेगा, वरना फिर कोई अदालत किसी राष्ट्रपति के, किसी CGI के, किसी प्रधानमंत्री के आंख बंद करके वारंट कर देगी। एक किस्सा और बताता हूँ आपको। इमरजेंसी में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, ये अखबार में खबर आई थी, एक व्यक्ति DSO गया, तब मिट्टी के तेल का मिलता था परमिट, जो उस समय हमारी उम्र के हैं उनको पता होगा, तब परमिट से मिलता था मिट्टी का तेल। वहाँ पे भी ऐसा होता था, 5 रुपये दिए बाबू को, DSO ने बनाया परमिट और दे दिया। और एक आदमी ने, कोई पढ़ा लिखा था, दिमागदार था, उसे लिख के दिया कि मुझको आवश्यकता लिखनी पड़ती है, किस लिए। उसे लिखा था कि मुझको DSO कार्यालय, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, DSO बहुत करप्ट आदमी है, बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करता, पैसे लेके कुछ कर सकता है, मुझे यह DSO कार्यालय फूकना है, इसलिए मुझे 5 लीटर मिट्टी का तेल दिया जाए। उसी DSO ने लिखा, अलाउड 5 लीटर मिट्टी का तेल दो, धन्यवाद।